जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके बच्चों, समझ आ रही है? जी सर। जी सर। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट था जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। सबसे पहले हमारा एलिसिटेशन का प्रोसेस था। एलिसिटेशन के बाद हमारे पास आ जाता है, एलिसिटेशन के प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद एनालिसिस के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती हैं, हम उनको बैठ के डिस्कस करते हैं, निगोशिएशन करते हैं स्टेक होल्डर के साथ। और एट द एंड हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो जिन पे स्टेक होल्डर एग्री हो जाता है, हम उन्हें क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। मतलब ये रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट हो गया है हमारा एज अ IT एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स के साथ। तो जिन रिक्वायरमेंट्स पे हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो मतलब ये रिक्वायरमेंट्स हमारा सिस्टम का पार्ट्स होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आगे इसकी डिटेल आ जाती है जो हम अभी डिस्कस कर कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स में क्या एनालिसिस कैसे होता है, कि नेसेसिटी चेकिंग होती है, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग होती है, और उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी चेकिंग करते हैं। तो इन स्टेप से हमारे पास जो आउटपुट आती है, उनको हम क्या करते हैं, अपने स्टेक होल्डर के साथ निगोशिएट करते हैं। जिन पे वो एग्री हो जाता है, हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स हमारी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। मतलब ये हमने सिस्टम में अप्लाई करनी है रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हमने बात की है सबसे पहले कंपोनेंट की, कि एलिसिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है इलिसिटेशन का। इलिसिटेशन का मतलब ही ये है, गैदर करना, एक्वायर करना। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनसे हमने क्या करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करना है और उन्हें गैदर करना है। अब हम एलिसिटेशन टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, वो गैदर करने के हमारे पास कितने डिफरेंट वेज हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एलिसिटेशन टेक्निक क्या है? स्पेसिफिक टेक्निक्स विच मे बी यूज टू कलेक्ट नॉलेज अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। कि ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या है, दिस नॉलेज मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, कि हम जो यूज़र से क्या करते हैं, अपनी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, उन वो हम यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता रहता है, तो हम नोट डाउन करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड हमने जो यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं, उन्हें स्ट्रक्चर भी करना होता है, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में भी लिखना होता है। अब उसे स्ट्रक्चर करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, कि हम पार्टीशनिंग प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं। अब्स्ट्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रोजेक्शन मेथड भी कर सकते हैं। पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। एग्रीगेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब हम यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर यूज़र में जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्हें हम यूज़र कह रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रैंक पे होते हैं। कुछ अपर मैनेजमेंट में होते हैं, कुछ मिडल मैनेजमेंट में होते हैं, कुछ लोअर मैनेजमेंट में होते हैं। तो ऑब्वियसली जो अपर मैनेजमेंट में होते हैं, उनकी बात की जो वो रिक्वायरमेंट्स बताते होते हैं, उनकी वर्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो मिडल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और जो लोअर मैनेजमेंट के लोग हमें रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, उनसे ज़्यादा किसकी इम्पोर्टेंस होगी, जो हमारे पास मिडल मैनेजमेंट के लोग होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपर मैनेजमेंट के लोग रिक्वायरमेंट्स बता रहे होंगे, जो हमारे पास मिडल मैनेजमेंट के लोग हमें बता रहे होंगे, और जो लोअर मैनेजमेंट के लोग हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे होंगे, हम उनके रैंक वाइज उनकी उन्हें साथ क्या देते जाएंगे, वेटेज देते जाएंगे। कि अपर मैनेजमेंट के लोग ने बात की है तो उसकी वेटेज ज़्यादा होगी, और मिडिल मैनेजमेंट के अगर लोग ने हमें वही रिक्वायरमेंट्स बताई है, तो एज़ कम्पेयर टू अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के लोगों की जो वेटेज होगी वो कम होगी। और इसी तरह सेम सीन होगा
लोअर मैनेजमेंट के लोगों की। तो हम क्या करेंगे, जब हम लोगों से, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होंगे, तो हम उन्हें वेट असाइन करते जाएंगे कि जिसकी बात की वर्थ ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा वेट मिलेगा, जिसकी बात की वर्थ ज़रा कम होगी हम उन्हें कम वेट असाइन करेंगे। तो उसके बाद एग्रीगेशन का प्रोसेस अप्लाई करके तो हम अपनी क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे। उसके बाद अब अब्स्ट्रैक्शन का मेथड होता है। अब्स्ट्रैक्शन का मेथड क्या होता है कि हम इसे ट्री शेप में रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं कि सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर उससे जो लेस इंपॉर्टेंट होती है वो उसका चाइल्ड बन जाती है, फिर उससे जो आपके पास लेस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो आगे फर्दर चाइल्ड बन जाता है। तो आप क्या करते हो, एक हायरार्की में अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो, ट्री शेप में रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, वो ट्री में लेवल हायर लेवल पे होते हैं। और जिन रिक्वायरमेंट्स की वर्थ कम होती है वो ट्री में लोअर लेवल पे हम राइट अप करते हैं। तो ये हम एक ट्री शेप बना के अपने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्शन प्रोसेस होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के लिहाज से किस तरह करते हो कि आपके पास, जिस तरह हमने एक एग्जांपल की थी कि हम किसी भी सिटी का क्या बनाने जाते हैं, मैप बनाने जाते हैं। तो एक्स वाई जी डिफरेंट पर्सन हैं, लेकिन जब ये एक एक सेम सिटी का जब मैप बनाएंगे तो ये डिफरेंट वे से मैप बनाएंगे। वो कैसे, कि जो एक्स पर्सन था वो जो मैप बना रहा था वो उस सिटी के अंदर जो स्कूल्स थे उसके अकॉर्डिंग वो मैप को डिज़ाइन कर रहा था। जो पर्सन वाई था वो जो उस सिटी में पुलिस स्टेशन थे, जो स्टेशंस थे उन्हें देखते हुए वो अपना मैप डिज़ाइन कर रहा था। और जो आपके पास पर्सन वी था वो क्या कर रहा था, उस सिटी के अंदर जो नियर बाय होटल्स थे उन्हें देखते हुए अपना मैप डिज़ाइन कर रहा था। तो अब तीनों लोगों ने, एक्स वाई जी ने बनाया सेम सिटी का मैप ही है, लेकिन उनके क्या है, पर्सपेक्टिव उनका चेंज है कि एक ने होटल वाइज किया, एक ने स्कूल वाइज किया, एक ने स्टेशन वाइज किया। तो जिस पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे, जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे थे तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हुए हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो जिस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, हर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे। एक पर्सपेक्टिव की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो एक जगह हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सेकंड पर्सपेक्टिव की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें हम एक जगह ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और इसी तरह जितने भी पर्सपेक्टिव में हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे हम उन्हें सेम ग्रुप में क्या करते जाएंगे, उनकी ग्रुपिंग करते जाएंगे। तो अब एलिसिटेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कि जब हम एलिसिटेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या कर होती हैं, नॉट इनफ टाइम फॉर एलिसिटेशन, के जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उनके पास वो ज़्यादा टाइम नहीं देते एलिसिटेशन प्रोसेस में। वो ज़्यादा टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा टाइम वो सर्व करते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का प्रोसेस होता है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं, उसे उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते। और इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बाय इंजीनियर्स, के जब इंजीनियर्स रिक्वायरमेंट्स गैदर करने जाते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं उनसे रिलेटेड वो चीज़ों को पढ़ के नहीं जाते। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की हम एग्जांपल बार बार कर रहे हैं कि अगर वो बैंकिंग सेक्टर से किसी भी बैंक रिलेटेड लोगों से वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने जा रहे हैं तो वो उनके टर्म्स को, उनके डोमेन्स को पढ़ के नहीं जाते। अगर वो किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो उनके टर्म्स को पढ़ के नहीं जाते। तो इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने जाते हैं इंजीनियर्स, वो पहले डोमेन, उनके पास डोमेन नॉलेज बहुत कम होता है। उसके बाद थर्ड जो आती है, ये तो जो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स थी ये तो थी जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं उनके एंड पे। जो थर्ड वन है ये प्रॉब्लम होती है जिनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाते हैं उनके एंड पे। स्टेक होल्डर्स आर अनकन्विंस्ड
ऑफ द नीड ऑफ द न्यू सिस्टम, कि इसमें डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं कि वो क्यों सिस्टम नहीं बनवाना चाह रहे होते हैं। ये भी हो सकता है कि अपर मैनेजमेंट चाह रही हो कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसके अगेंस्ट हमारे पास एक सिस्टम बन जाए, एक एंटरप्राइज सिस्टम बन जाए, लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे होते कि ये हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट करे। तो उसकी वजह से वो हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते, वो स्टेट अवे हमें जो रियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं बता रहे होते, क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। तो ये हमारे पास हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली एलिसिटेशन टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो हम किन डिफरेंट वेज में हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक्निक्स हैं कि हम इंटरव्यूज़ के थ्रू भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, उनके सिनेरियोज बना के भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, सॉफ्ट सिस्टम्स मेथड को अप्लाई करते हुए भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस के थ्रू भी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट्स को रीयूज़ करते हुए भी हम एलिसिटेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन टेक्निक्स को देख लेते हैं कि इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह यूज़र से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्निक है इंटरव्यू की, कि हम क्या कर सकते हैं कि एज अ आईटी लोग जो इंजीनियर्स हैं जो इस सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ के थ्रू रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लें। कि फॉर एग्जांपल कि हम एज आईटी रिलेटेड लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अगर हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो हम जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करेंगे। जब हम इंटरव्यूज़ करेंगे तो हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। जब हम क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर और एनालिस्ट डिस्कस the system with different stakeholders and build up an understanding of their requirement। वही बात है कि वो उनके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने जा रहे हैं उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। जब वो उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो जो आईटी रिलेटेड लोग होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उनके पास क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स गैदर होती जाएंगी। तो इंटरव्यू करने के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। एक इंटरव्यू होता है क्लोज्ड इंटरव्यू, और सेकंड होता है ओपन इंटरव्यू। क्लोज्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि जो लोग इंटरव्यू करने जाते हैं वो प्री डिफाइंड कुछ क्वेश्चंस बना के जाते हैं कि हमने उनसे ये पूछना है, हमने उनसे ये पूछना है, हम उनसे ये पूछेंगे। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर में वो जो बात कहेंगे वो एज अ रिक्वायरमेंट वो गैदर करते जाएंगे। मतलब क्लोज इंटरव्यू में ऑलरेडी जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, कि वो घर से ये सोच के जाते हैं कि हमने उनसे ये क्वेश्चन करने हैं। और सेकंड होता है ओपन इंटरव्यू। इसमें वो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं होते, कोई प्री डिफाइंड एजेंडा नहीं होता। वो जस्ट क्या करते हैं, जिनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ बैठ के वो जस्ट डिस्कशन करते हैं एक बात की। उससे जो क्वेश्चन बनता हुआ उसी टाइम पे, रन टाइम पे उनसे पूछ लिया, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह वो डिस्कशन को आगे चलाते रहते हैं और रिक्वायरमेंट्स गैदर करते रहते हैं। लेकिन ओपन इंटरव्यूज में कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन वो बना के नहीं जाते। तो हमारे पास अगर हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए इंटरव्यू टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टू ऑप्शंस आती हैं, एक क्लोज इंटरव्यू की ऑप्शन आती है और एक ओपन इंटरव्यू की आती है। तो अगर क्लोज इंटरव्यू करना है तो कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन हमें ऑलरेडी सेट करने पड़ेंगे और उनसे जाके एज इट इज़ हम वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन करेंगे, और जो वो आंसर्स करेंगे हम उन्हें क्या करेंगे, एज अ रिक्वायरमेंट्स राइट अप कर लेंगे। और ओपन इंटरव्यू में हम क्या करते हैं कि जस्ट उनसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। वो डिस्कशन आगे चलती रहती है। और जिस जिस तरह रन टाइम पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं हम वो पूछते रहते हैं। तो हम इस वे में भी
रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। अब जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमें इंटरव्यू जो यूज़र जो जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो हमें आंसर कर रहे होते हैं, तो जो आंसर आ रहे होते हैं उसी टाइम पे उसे हमने लिखना भी होता है कि यूज़र ने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसे नोट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो यूज़र हमें आंसर देता जाएगा हम साथ साथ उसे राइट अप करते जाएंगे, राइट अप करते जाएंगे। हो सकता है कि जब हम राइट अप कर रहे होंगे साथ साथ, तो तो स्पीड ज़्यादा हो जाए, आंसर वो कुछ लंबा दे दे, तो लिखने में हम जब हम लिख रहे होंगे तो कोई चीज़ मिस होने का हमारे पास क्या है कि कोई चीज़ मिस हो सकती है जब हम लिख रहे होंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या है कि हम हमारे पास जो आंसर्स आ रहे होते हैं हम वो यूज़र के जो आंसर होते हैं उन्हें क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारे पास एक रिकॉर्डेड टेप आ जाएगी जिसे हम सुन के अपनी रिक्वायरमेंट्स को बाद में जाके राइट अप करके उन्हें स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि इंटरव्यू करने की कितनी टेक्निक्स हैं। वो दो टेक्निक्स हैं कि क्लोज इंटरव्यू भी हो सकता है और ओपन इंटरव्यू भी हो सकता है। फिर जब हमारे पास इंटरव्यू करते हुए आंसर आ रहे होते हैं तो उन्हें नोट डाउन करने की भी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। कि एक तो हम साथ साथ राइट अप करते जाएं, जो भी वो आंसर देता जाए हम उसे साथ साथ लिखते जाएं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मिस होने के चांसेस हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि हम जो यूज़र आंसर दे रहा होगा उसे रिकॉर्ड कर लें। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि हो सकता है कि जब यूज़र जो हमें आंसर दे रहा है उसे पता लगेगा कि जो सामने जो हम मुझसे इंटरव्यू कर रहा है वो मेरी डिस्कशन को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो क्या है कि जो फिर आंसर कर रहा होगा, जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो सेंसिटिव भी हो सकते हैं कि वो फिर मुहतात हो जाएं कि वो सारी बातें ना बताएं, क्योंकि उनके माइंड में ये आ गया है कि अगर मुझसे कुछ गलत बताया गया तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि लॉन्ग रन में जाके मुझे क्या करेंगे, मेरे लिए ये डेंजरस होगा। तो वो क्या हो जाता है कि वो मुहतात हो जाता है, फिर वो कुछ कुछ बातें बताता है, कुछ कुछ बातें नहीं बताता। तो इसमें ये ड्रॉबैक भी हो सकता है कि जब यूज़र को पता लगता है कि ये मेरी मेरी जो है डिस्कशन है ये रिकॉर्ड हो रही होती है, तो वो फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं करता जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो तब आंसर करता है जब उसे पता होता है कि ये मेरी डिस्कशन रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो हर टाइप के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हो तो कौन सा इंटरव्यू की टाइप सेलेक्ट करते हो, और जो आंसर जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं यूज़र साइड से, स्टेक होल्डर साइड से, उसे आप किस तरह नोट डाउन करते हो। अब इंटरव्यूइंग इसेंशियल्स क्या होती हैं कि इंटरव्यूअर मस्ट बी ओपन माइंडेड एंड शुड नॉट अप्रोच द इंटरव्यू विद प्री कंसीव्ड नोटेशंस अबाउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने जाता है, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसके माइंड में ऑलरेडी ये नहीं होना चाहिए कि यूज़र यही जिससे मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मुझे ये जस्ट यही आंसर दे, कोई और आंसर नहीं दे। अगर वो कोई और आंसर देगा तो इट मीन्स कि वो मुझे कन्विंस नहीं कर रहा। तो वो पहले से अपना एक माइंड बना के ना जाए कि यूज़र को ये आंसर करना चाहिए, यूज़र को ये आंसर नहीं करना चाहिए। जस्ट वो एक ओपन माइंड के साथ जाए कि यूज़र जो भी रिक्वायरमेंट बताए वो उसके लिए गुड है, वो उसे नोट डाउन कर लेगा। Stakeholder must be given a starting point for discussion. This can be a question, a requirements proposal और an existing system। कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दे, जो इंटरव्यू कर रहा है वो स्टेक होल्डर को जस्ट कोई भी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दे दे कि हाँ जी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये क्यों सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो कुछ भी एक इनिशियली वो एक उसे स्टार्टिंग पॉइंट दे, उससे डिस्कशन स्टार्ट हो और इस डिस्कशन आगे मूव होती जाए और क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन है वो आगे फर्दर मूव होता रहे। और इंटरव्यूअर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स,
many real requirements may not be discussed because of their political implications. ये भी हो सकता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल, उसमें कुछ क्या होते हैं, ग्रुपिंग हुई होती है कि कुछ लोग एक ग्रुप के लोग होते हैं, कुछ लोग सेकंड ग्रुप के लोग होते हैं, एक ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं बनती। तो जब इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन करता है, तो ग्रुप ए क्या कहता है, वो कुछ डिफरेंट रिप्लाई देते हैं, ग्रुप बी कुछ डिफरेंट रिप्लाई देता है, क्योंकि उनके अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनके कुछ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिनकी बेस पे वो हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसे वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स उससे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ग्रुप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बता रहा है और एक ग्रुप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। तो जो इंटरव्यू लेने जा रहा है तो उसे किसी भी एक ग्रुप का साथ नहीं देना, उसे दोनों ग्रुप्स की जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी बातें सुननी है और जो रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, गैदर करना है। तो ये हमारे पास इसेंशियल्स थी एक इंटरव्यू टेक्निक को जब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सेकंड टेक्निक हमारे पास थी कि हमने ये टेक्निक्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन के लिए, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। तो सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं उसे उसे एज अ सिनेरियोज में भी हम गैदर कर सकते हैं। सिनेरियोज में कैसे कर सकते हैं कि किसी भी रिक्वायरमेंट का सिनेरियो बना के उसे एज अ रिक्वायरमेंट्स प्रिटेंड किया जा सकता है। कैसे? scenarios are stories which explain how a system might be used, they should include। अब क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने ईमेल तो सब बच्चों ने यूज़ किया होगा कि एक जब हम न्यू ईमेल करने जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो जब एक एक जो ईमेल कर रहा है वो एक पर्सन है, और जो सेकंड है जिसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है वो क्या है, सिस्टम है। तो हम उनका क्या बना लेंगे, एक सिनेरियो बना लेंगे। सिनेरियो कैसे बनेगा? लेट्स सपोज कि आप लोग सबसे पहले जाके ईमेल को क्या करते हो, लॉगिन करते हो, अपना पासवर्ड, अपना आईडी और पासवर्ड देते हो। तो ये आपकी इंटरेक्शन, इसे आप सिनेरियो में कन्वर्ट कर दोगे कि आप सबसे पहले लॉगिन करोगे, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, अपना पासवर्ड और आईडी देना पड़ेगा। फिर जब आप आईडी एंड पासवर्ड दे दोगे तो आप जब उस ईमेल में आप लॉगिन हो जाओगे तो उसके बाद आपको सामने एक इंटरफेस शो होगा जो आपको ईमेल ने प्रोवाइड किया होगा। उस ईमेल, जो भी आप ईमेल यूज़ कर रहे होगे, जो वो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा, तो उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी। तो जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी, तो ये आप क्या कर रहे हो, आपका और ये सिस्टम का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसे हम सिनेरियोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट बिफोर एंटरिंग द सिनेरियो, कि अगर आपने जो भी आपका सिनेरियो क्या है कि आपने एक ईमेल करनी है, तो ईमेल करने से पहले जो आपकी स्टेट्स चेंज होंगी, उस सिनेरियो में एंटर होने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक लॉगिन करना पड़ रहा है। तो ये क्या, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट बिफोर एंटरिंग द सिनेरियो। उसके बाद इसमें कुछ होते हैं नॉर्मल फ्लो होते हैं, कुछ एबनॉर्मल फ्लो होते हैं। नॉर्मल फ्लो वो होते हैं जो आप सिस्टम से चाह रहे होते हो, और एबनॉर्मल फ्लो वो होते हैं जो कि यूज़र एक्सेप्शंस आपको देता है, आपकी डिज़ायर्ड के अगेंस्ट आपको आउटपुट देता है, वो क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लो होते हैं। किस तरह कि जिस तरह आप क्या चाह रहे हो कि जब मैं अपना आईडी दूं और पासवर्ड दूं तो मैं अपनी ईमेल में क्या हो जाऊं, लॉगिन हो जाऊं। लेकिन अगर आप कुछ पासवर्ड या आईडी में से कुछ चीज़ रॉन्ग एंटर कर देते हो तो सिस्टम आपको लॉगिन नहीं होने देता। तो जब आप लॉगिन हो जाते हो ये एक नॉर्मल फ्लो है, और जब आप एक रॉन्ग पासवर्ड या आईडी इनपुट करते हो तो वो आपको लॉगिन होने नहीं देता। तो ये एक एक्सेप्शन आ जाती है जिसे हम अब नॉर्मल फ्लो कहते हैं। तो ठीक काम करोगे तो वो एक नॉर्मल फ्लो में चलेगा, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी या कुछ भी चेंजिंग आ जाएगी उसमें तो वो एबनॉर्मल फ्लो हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्करेंट कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ आ जाता है, किस किस तरह आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है, किस तरह स्टार्ट होना है, कहाँ पे एंड लेना है, क्या प्रोसेसेस अप्लाई करने हैं। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट एट द एंड ऑफ सिनेरियो, कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है,
सबसे पहले, और एंड कहाँ पे होना है, इसमें नॉर्मल फ्लो क्या होंगे इवेंट्स के, एबनॉर्मल फ्लो क्या होंगे, और एक्टिविटीज़ कैसे प्रोसेस होंगी, ये सारी चीज़ें सिनेरियोज में आ जाती हैं। Scenarios are examples of interaction sessions which describe how a user interacts with the system। कि हम एक सिनेरियो बना लेते हैं कि एक पर्सन सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट होता है, क्या सीक्वेंस अप्लाई होती है, किस तरह वो लॉगिन होता है, किस तरह वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करके जो उसे चाहिए होता है उसके बाद लॉग आउट हो जाता है, उसे हम एक सिनेरियो में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्कवरिंग सिनेरियोज exposes possible system interactions and reveal system facilitate which may be required। ओके, कि हमारे पास क्या है कि हम एक सिनेरियो, रियल टाइम सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है, हमने उसे एक बुक इशू करानी है। अब ये एक हमारे पास क्या है, हमने इसे एज अ सिनेरियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि किस तरह हम लॉगिन होंगे, किस तरह हम बुक ऑर्डर करेंगे, किस तरह बुक ऑर्डर हो जाएगी और उसके बाद हम लॉग आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन टू द, वो जो भी सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम है वो। उसके बाद जब आप लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपको बुक चाहिए होगी उसकी कमांड दोगे कि मुझे ये वाली बुक चाहिए उस सिस्टम से। तो उस बुक को आपको लाइब्रेरी से ऑर्डर करने के लिए उस बुक का आपको क्या देना पड़ेगा, एक रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। कि अगर लेट्स सपोज आपने क्या करना है, एंटरप्राइज सिस्टम की एक बुक ऑर्डर करनी है, तो आप क्या करोगे, उसका जो एक रेफरेंस नंबर होगा लाइब्रेरी का, कि जो एक लाइब्रेरी ने असाइन किया होगा उस बुक के अगेंस्ट, आप वो आप उसे दोगे एज अ इनपुट कि मुझे ये बुक चाहिए। जब वो, अगर वो बुक वहाँ पे होगी लाइब्रेरी में, तो आप सिलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन, आप वो डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि ये आपको किस तरह शिप की जाए, किस एड्रेस पे शिप की जाए। तो ये किस में आ जाएगा, डिलीवरी ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप लॉग आउट हो जाओगे उस सिस्टम से, और उसके बाद दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड इन अ डायग्राम। कि ये हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को, कि सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम एक कमांड देंगे बुक ऑर्डर करने के लिए। उसके लिए आपको एक रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर जब दे दोगे, अगर वो बुक लाइब्रेरी में होगी तो वो कह देगा ओके। वो उसके बाद आप उसे बताओगे कि आपने उसे डिलीवरी कैसे करनी है, और उसके बाद लॉग आउट हो जाओगे, तो ये आपका एक सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि सिनेरियो कैसे बन रहा है, कि सबसे पहले आप अपना यूज़र आईडी दोगे और अपना पासवर्ड दोगे। अगर तो यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक होगा तो आप लॉगिन हो जाओगे उस सिस्टम के अंदर। और जब अगर आपने आईडी और पासवर्ड रॉन्ग दिया होगा तो हमें क्या होगा कि एबनॉर्मेलिटी शो होगी, एक्सेप्शन शो होंगी, कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड के, आईडी या पासवर्ड में से आपने एक चीज़ गलत एंटर कर दी है। आप फिर अगर आपने गलत एंट्री कर दी है तो वो आपको क्या कहेगा कि दोबारा लॉगिन करो, दोबारा आईडी एंड पासवर्ड को एंटर करो। तो अगर आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक एंटर किया होगा तो आप लॉगिन हो जाओगे और नेक्स्ट आप प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकोगे। तो जब आप लॉगिन हो जाओगे, उस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाओगे, तो ये एक नॉर्मल फ्लो है। और अगर आपने आईडी और पासवर्ड रॉन्ग दिया होगा तो आपको क्या शो होगा, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। तो इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल फ्लो या एक्सेप्शंस कहते हैं। तो अगर आप काम ठीक करते जाओगे तो आपका जो फ्लो है वो नॉर्मल चलता जाएगा, और अगर आप कोई मिस्टेक कर दोगे तो आप एक्सेप्शंस की तरफ चले जाओगे। ओके, आपने सपोज कर लेते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड करेक्ट एंटर कर दिया है, उसके बाद आप लॉगिन हो गए, उस सिस्टम के अंदर एंटर हो गए, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑर्डर डॉक्यूमेंट के, आपने क्या ऑर्डर करना है वो आप बताओगे। तो अगर आपने ऑर्डर ही गलत कर दिया, उसमें कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपके पास क्या एरर आ सकता है, परमिशन डिनाइड का या एंटर हेल्प सिस्टम। तो ये आपके पास एज आउटपुट एक्सेप्शन आ सकती हैं। तो ये आपके पास अगर यहाँ पे जाके मिस्टेक करोगे तो अब नॉर्मल फ्लो जो होगा वो ये होगा। और अगर आप सही डॉक्यूमेंट ऑर्डर कर लेते हो तो आप कहाँ पे चले जाते हो, नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हो। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या मांगता है आपसे, इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर। अगर तो आपका रेफरेंस नंबर ठीक होगा
तो आप मूव कर जाओगे कंफर्म डिलीवरी डिटेल की तरफ कि किस तरह डिलीवरी करना है। और अगर आपने रेफरेंसेस नंबर, जो रेफरेंस नंबर है वो कोई रॉन्ग एंटर कर दिया होगा, या उस रेफरेंस के अगेंस्ट कोई बुक ही उस लाइब्रेरी में मौजूद नहीं होगी, तो हमारे पास जो एरर जनरेट होंगे या एक्सेप्शंस आएंगी वो इस तरह आएंगी: इनकरेक्ट रेफरेंस, इनपुट डॉक्यूमेंट रेफरेंस, हेल्प, एंटर हेल्प सिस्टम। तो ये एक अब नॉर्मल फ्लो है। अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह एक्सेप्शंस आ जाएंगी। अगर आपने वो बुक भी उस लाइब्रेरी में मौजूद होगी और आपने रेफरेंस नंबर भी ठीक एंटर किया होगा, तो आप कहाँ चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसे हम कह रहे हैं नॉर्मल फ्लो पे। तो वहाँ पे जाके आप डिलीवरी डिटेल कंफर्म करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। डिलीवरी कंफर्म हो जाएगी तो आप लॉग आउट कर जाओगे सिस्टम से, और अगर आपसे लॉग आउट सही नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली भी उसे लॉग आउट कर सकता है। मतलब वो उसने कुछ टाइम रखा होगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस करोगे तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लॉग आउट कर देगा। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। तो इट मीन्स ये हमने एक सिनेरियो बना लिया कि किस तरह हम स्टार्ट होंगे। ये एक पूरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमने कहाँ से स्टार्ट होना है। तो स्टार्ट होने के लिए आपको क्या क्या क्रीडेंशियल्स चाहिए होंगी: आईडी एंड पासवर्ड। आईडी एंड पासवर्ड आपका करेक्ट होगा तो आप नेक्स्ट फ्लो पे चले जाओ, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, और ये आपका नॉर्मल फ्लो होगा। और अगर आपने आईडी और पासवर्ड रॉन्ग एंटर किया होगा तो आप कहाँ पे चले जाओगे, एक्सेप्शंस में चले जाओगे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सिनेरियो बन गया कि कहाँ से स्टार्ट होना है, क्या क्या चीज़ें इनपुट देनी है, उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट आएगी, और अगर आप रॉन्ग इनपुट देते हो तो फिर आउटपुट क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप पे किस तरह कन्वर्ट होना है, किस तरह मूव होना है, और एक नॉर्मल फ्लो कैसे चलेगा। अब नॉर्मल फ्लो कैसे चलेगा, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट अब नॉर्मलिटी क्या है और नॉर्मल फ्लो क्या है, और एट द एंड आपका प्रोसेस कहाँ पे ख़त्म होगा और आपको आउटपुट क्या चाहिए होगी, ये कंप्लीट आपके पास क्या है, सिनेरियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमने अभी तक दो टेक्निक डिस्कस की हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स को किस तरह गैदर कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, जिसमें हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि एक ओपन इंटरव्यू होता है और एक क्लोज इंटरव्यू होता है। उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं वो सिनेरियोज बना के भी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास टेक्निक आती है, वही सिनेरियोज ही आगे फर्दर हम मूव कर रहे हैं कि सिनेरियोज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। कि हम क्या करते हैं, सिनेरियोज को यूज़ केसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि यूज़ केस कैसे बनाते हैं, यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें किस तरह हम इंटरेक्शन करते हैं एक यूज़ केस का दूसरे यूज़ केस के साथ। तो ये वही चीज़ है कि हम सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। देर आर डिफरेंट व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस एंड सिनेरियोज। ऐसा भी हमने ये बातें आपने पढ़ा होगा कि एक सिनेरियो के अंदर डिफरेंट यूज केसेस होते हैं या एक यूज केस के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। ये सिनेरियोज की जगह आप यूज केस और यूज केस की जगह आप सिनेरियोज को भी यूज कर सकते हो। अब हमारे पास जो थर्ड टेक्निक आती है कि हमने एलिसिटेशन के प्रोसेस में अगर रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, तो थर्ड टेक्निक हमारे पास आती है सॉफ्ट सिस्टम मेथड की। सॉफ्ट सिस्टम मेथड में रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर होती हैं? दीज प्रोड्यूस इनफॉर्मल मॉडल्स ऑफ अ सोशल टेक्निकल सिस्टम। दे कंसीडर द सिस्टम एंड द पीपल and the organization. Not techniques for detailed requirement solicitation, rather than they are ways of understanding a problem and its organizational context. इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, ये इनफॉर्मल मेथड है किसके लिए, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आईटी रिलेटेड लोग जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनके प्रोसेसेस को नोट करते हैं। वो देखते हैं कि उनका एक प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, सेकंड प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, थर्ड प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के नोट करते हैं चीज़ों को, वो किसी से पूछते नहीं हैं, वो जस्ट क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क का फ्लो हो रहा होता है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, उन्हें नोट करते रहते हैं और उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते रहते हैं। और ये इनफॉर्मल टेक्निक है रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की।
Software system methodology is probably the best known of these methods. The essence of SSM is its recognition that systems are embedded in a wider human and organization context. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इनमें प्रॉब्लम ये आ सकती हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन असेसमेंट, प्रॉब्लम